पहलवान ने शंभू के पास पड़ी बंदूक की तरफ इशारा करते हुए शंभू से कहा, उठाओ इसे और मार दो इन दोनों को। ये सुनते ही यामिनी और चंद्रकला की आंखें फटी की फटी रह गई। शंभू को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पहलवान ने चिल्लाते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, जल्दी करो शंभू, इतना समय नहीं है मेरे पास। बेटी या मालकिन, क्या चाहिए तुम्हें? अब फैसला तुम्हारा है। यामिनी और ज्यादा डर गई। वो समझ गई कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा और वो जो नहीं चाहती थी उसे वही करना पड़ा। आखिरकार उसने चंद्रकला से कहा, चंद्रकला कुछ करो वरना ये हम दोनों को मार देगा। चंद्रकला ने जवाब देते हुए कहा, मालकिन, अगर मैं कुछ कर सकती तो पहले ही नहीं कर देती। इस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ भी सामान नहीं है जिससे मैं पहलवान के अंदर से मालती को निकाल सकूं। पहलवान ने दोनों को खुसुर पुसुर करते हुए देखा और कहा, चंद्रकला, अपनी शक्तियों पर काबू रखना। अगर तुम दोनों ने कुछ भी गलती की तो उसकी सजा इस बच्ची को मिलेगी। ये कहकर पहलवान ने शंभू की तरफ देखा। शंभू अभी भी ये नहीं तय कर पा रहा था कि वो क्या करे। तभी पहलवान ने अपने नुकीले नाखूनों में से एक नाखून हल्का सा बच्ची की गर्दन में चुभा दिया, जिससे उसका खून निकलने लगा और दर्द के मारे बच्ची की चीख निकल गई। पापा बचाओ! अपनी बच्ची की चीख सुनते ही शंभू का हाथ अनायास ही पास पड़ी बंदूक पर चला गया और उसने बंदूक उठा ली और यामिनी के ऊपर तान दी। ये देखकर यामिनी के पसीने छूट गए। पत्थरभुज बाबा का पत्थर बुरी शक्तियों से तो बचा सकता है, लेकिन बंदूक की गोली से नहीं। और वो शंभू से कहने लगी, नहीं शंभू, नहीं, मुझे मारने के बाद भी ये तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेगा। शंभू फिर सोच में पड़ गया। तभी पहलवान ने एक और नाखून बच्ची की गर्दन पर चुभोया और बच्ची की फिर चीख निकल गई। इस बार बच्ची की चीख के साथ साथ एक गोली की आवाज भी सुनाई दी और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबने अपने कान बंद कर लिए। सबको यही लगा कि गोली यामिनी को ही लगी है, लेकिन असल में योगेंद्र समय पर आ गया था और इससे पहले कि शंभू के हाथों गोली चलती, योगेंद्र ने पहलवान को गोली मार दी। और जब सबको एहसास हुआ कि गोली यामिनी को नहीं पहलवान को लगी है तो सबने पहलवान की तरफ देखा। पहलवान ने अभी भी उस बच्ची को उठा रखा था। मालती अभी भी उसके शरीर के अंदर थी। उसने पहलवान का शरीर छोड़ने से पहले गुस्से में अपने सारे नाखून बच्ची की गर्दन में चुभो दिए और बच्ची को दूर जमीन पर फेंक दिया और खुद वही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मालती भी तब तक पहलवान का शरीर छोड़ चुकी थी। शंभू दौड़कर अपनी बेटी की तरफ भागा और चंद्रकला दौड़कर पहलवान की तरफ भागी और पहलवान की नब्ज जांची तो देखा कि वो मर चुका था। चंद्रकला ने चिल्लाते हुए योगेंद्र से कहा, ये क्या किया आपने भाई साहब? पहलवान को क्यों मार दिया? अरे ये सब पहलवान नहीं, उसके अंदर का काला साया इससे करवा रहा था। यामिनी ने गुस्से में चंद्रकला से कहा, तो और क्या करते? अगर इस वक्त भैया पहलवान को नहीं मारते तो वो पहलवान हम सबको मार देता। तब तक गोली की आवाज सुनकर हवेली के बाकी लोग भी हवेली के बाहर आ चुके थे। उन सबको देखकर योगेंद्र रोने का नाटक करते हुए कहा, और वैसे भी ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर उस दिन तुम उस आत्मा को आजाद करवा देती तो ये नहीं देखना पड़ता। वही आत्मा आज काला साया बनकर हम सबको परेशान कर रही है। जैसे ही हवेली के लोगों ने ये सब सुना, सबके बीच खुसुर पुसुर होने लगी। चंद्रकला भी योगेंद्र की इस बात से चौंक गई कि योगेंद्र ऐसा कैसे कह सकते हैं। मालती के काले साए बनने में चंद्रकला का कोई दोष नहीं था। मालती को मारा इन्होंने, दफनाया इन्होंने और सारा का सारा इल्जाम चंद्रकला पर आ गया।
इससे पहले कि चंद्रकला कुछ कह पाती, शंभू की चीख ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुन्नी! इन सब बातों में सब लोग शंभू की बेटी मुन्नी को तो भूल ही गए थे। जैसे ही शंभू की चीख सुनाई दी, चंद्रकला दौड़कर शंभू की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो मुन्नी के पास गई, शंभू ने चीख कर उसे दूर कर दिया। दूर हट जाओ यहाँ से, पास मत आना मेरी मुन्नी के, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। शंभू ने अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए कहा। मेरी बेटी की सांसें अभी भी चल रही हैं, मैं खुद इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और शंभू बिना देर किए बाहर की तरफ दौड़ा। चंद्रकला ये समझ ही नहीं पाई कि आज ही उसके साथ क्या हुआ। जो लोग मुसीबत में दौड़कर उसके पास आते थे, वही आज उससे दूर भाग रहे हैं। उसने हवेली के बाकी लोगों की तरफ भी देखा तो सब लोग उसकी तरफ शक की नजर से देख रहे थे। हालांकि चंद्रकला थी नहीं, लेकिन वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो चीख कर सबको सच्चाई बता देना चाह रही थी। ये सब गलती इन भाई बहन की है। मालती को इन्होंने मारा है। मालती को इनकी वजह से मुक्ति नहीं मिल पाई। लेकिन वो चुप रही। एक तो घर का माहौल ऐसा था कि चारों तरफ लाशें और खून ही खून बह रही थी। ऐसे में चंद्रकला एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, ये उससे कभी नहीं होगा। और दूसरा, वो नीति की वजह से चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि अगर यहाँ कुछ भी बोला तो यामिनी बिल्कुल देर ना लगाएगी नीति की सच्चाई बताने में। चंद्रकला नीचे गर्दन किए हुए बस इतना ही कह सकी कि योगेंद्र भाई साहब, इन सब के अंतिम संस्कार का काम शुरू करवाएं। और वैसे ही उदास नीचे गर्दन किए हुए वहां से चली गई। यामिनी और योगेंद्र के चेहरे पर विजयी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। वो चंद्रकला को पहली मात दे चुके थे। जब सांझ हुई और सबका अंतिम संस्कार किया गया तो चंद्रकला उस दिन खूब रोई। ऐसे रोई जैसे वो रोते रोते सबसे माफी मांग रही हो। हालांकि इन सब में चंद्रकला का कोई दोष नहीं था, पर फिर भी चंद्रकला को लग रहा था कि अगर वो उस दिन मालती को आजाद कर देती तो गांव को और हवेली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। पूरे गांव में उस दिन एक उदासी सी छाई रही और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि जिस काले साए ने इन सबको मारा है, वो आत्मा चंद्रकला की बेवकूफी की वजह से काला साया बनी है। और इसके बाद में सब लोग चंद्रकला को अलग नजरों से देखने लगे थे, जैसे कि चंद्रकला ने ही इन सबको मारा हो। सही कहा है किसी ने कि किसी के लिए आप 100 अच्छे काम कर दो तो कोई याद नहीं रखता, लेकिन अगर किसी के साथ एक गलत काम कर दो तो वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था चंद्रकला के साथ भी। और यहाँ तो चंद्रकला ने किसी के साथ कुछ गलत किया भी नहीं था, उसकी सजा मिल रही थी चंद्रकला को। गांव में उदासी के साथ साथ सबके मन में एक भयानक डर भी पैदा हो गया था कि ना जाने ये काला साया अब क्या क्या करेगा मायापुर के लोगों के साथ। एक अंगुना क्या कम थी जो ये काले साए ने भी अब गांव पर मंडराना शुरू कर दिया। और पूरे गांव में जो सबसे ज्यादा डरे हुए थे वो थे यामिनी और योगेंद्र। यामिनी अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। योगेंद्र भी वहीं पर बैठा हुआ था जो काफी डरा हुआ था। वो यामिनी से कह रहा था, कुछ सोचो यामिनी, कुछ सोचो। चंद्रकला ने ठीक कहा था, उस पहलवान को मारने से कुछ नहीं होगा। वो मालती कभी भी किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे पहले वो किसी और के शरीर में प्रवेश करे, हमें कुछ करना होगा। तो यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा, तो भैया क्या हमेशा मैं ही सोचूंगी, कभी तो कुछ आप भी सोचिए। इस पर योगेंद्र ने दबी आवाज में कहा, अब शैतानी शक्तियों को खत्म करने के लिए तो शैतानी दिमाग ही लगता है, और हम सब में तो सबसे बड़ी शैतान तुम ही हो। यामिनी ने पहले तो योगेंद्र को गुस्से से देखा, जिससे योगेंद्र को ये लगा कि शायद यामिनी को इस बात से बुरा लग गया। लेकिन धीरे धीरे यामिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अभी तक शैतान हूँ नहीं, लेकिन शैतान बनना है।
योगेंद्र कुछ समझ नहीं पाया तो उसने पूछा, शैतान बनना है मतलब? यामिनी ने योगेंद्र को जवाब देते हुए कहा कि अगर शैतानी शक्तियों को हराना है तो सिर्फ शैतानी दिमाग से कुछ नहीं होगा, शैतान बनना भी होगा। अब योगेंद्र को यामिनी की बातों से डर लगने लगा था और उसने पूछा, यामिनी तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो तुम्हारी बातें मुझे डरा रही हैं। यामिनी ने समझाते हुए कहा, देखो भैया, अगर हमें इस मालती से लड़ना है और इस चंद्रकला को भी खत्म करना है तो ऐसा क्या है जो इनके पास है पर हमारे पास नहीं है? योगेंद्र ने कुछ सोचते हुए पूछा। क्या? यामिनी ने जवाब दिया कि रहस्यमयी शक्तियाँ। जब भी गांव वालों पर कोई संकट आता तो गांव वाले एक रुदाली होते हुए भी सीधा चंद्रकला की तरफ भागते हैं। अगर यही शक्तियाँ मेरे पास आ जाए तो फिर गांव का कोई भी आदमी चंद्रकला के पास क्यों जाएगा? चंद्रकला का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। योगेंद्र को बात समझ में तो आ रही थी लेकिन उसके सवाल अभी भी खत्म नहीं हो रहे थे। उसने आगे पूछा, और ये शक्तियाँ तुम्हें कहाँ से मिलेंगी? यामिनी को इस सवाल पर हंसी आ गई और योगेंद्र के गले में जो पत्थर लटक रहा था उसे पकड़ते हुए कहती है, पत्थरबुझ बाबा, और कहाँ से? पर योगेंद्र को जैसे ये सब मजाक लगा और उसने कहा, तुम पागल हो गई हो यामिनी, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि ये सब शक्तियाँ विरासत में नहीं मिलती हैं? इन सब शक्तियों के लिए सालों तक तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं, तब जाकर ये सब शक्तियाँ मिलती हैं। इतना सुनते ही यामिनी हंसने लगी और हंसते हंसते कहा, अभी तक तुम अपनी बहन को पहचान नहीं पाए भैया। हर जगह पर पहुंचने का एक सीधा और टेढ़ा रास्ता होता है भैया, और यामिनी को सीधे रास्ते में कभी कोई दिलचस्पी नहीं होती। यामिनी को तो टेढ़ा रास्ता ही पसंद है, तो इसका भी कोई ना कोई तो टेढ़ा रास्ता जरूर होगा। जहाँ यामिनी के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी, वही इन सब से हजारों मील दूर अंगुना की दुनिया में मालती गुस्से की आग में जल रही थी और गुस्से में कह रही थी, बच गई वो यामिनी और चंद्रकला, उन्हीं को मारने गई थी और वही बच गई। सामने अपने सिंहासन पर बैठकर अंगुना ने हंसते हुए कहा, इसीलिए कहा था कि तुम्हारी अकेले की शक्तियाँ उनसे लड़ने के लिए कम पड़ जाएगी, तो यही ठीक रहेगा कि तुम अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो और मैं एक ही बार में सारा बदला पूरा कर दूंगी। अभी भी मौका है मालती ने गुस्से में ही जवाब दिया, और मेरा अभी भी वही जवाब है, नहीं कभी नहीं, मैं अपना बदला पूरा खुद करूंगी। तो अंगुना ने मालती से पूछा, और कैसे करोगी? आज तो वो चंद्रकला अपने साथ कुछ सामान नहीं लाई थी, अगर उसके पास थोड़ा भी सामान होता तो वो तुम्हें भस्म भी कर सकती थी। मालती ने अंगुना की बात को नकारते हुए कहा, नहीं, इतनी आसानी से भस्म नहीं होंगी। जैसे जैसे मैं लोगों को मार रही हूँ वैसे वैसे मेरी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। अब तो बस एकादशी का इंतजार है मुझे। अंगुना भी थोड़ा सोच में पड़ गई और पूछा, एकादशी का इंतजार? मालती ने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ, एकादशी का, जिस दिन सुनीता की गोद भर आई है। और क्या कहा था मैंने कि इस मायापुर में एक भी बच्चा पैदा नहीं होने दूंगी। सुनीता का बच्चा मेरा पहला शिकार होगा, और जैसे ही मैं उस गर्भ में पल रहे बच्चे का खून पीऊंगी, मेरी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। हवाओं में मालती के हंसने की आवाजें गूंजने लगी और उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और मायापुर में एक खौफनाक मंजर पैदा हो जाएगा। सब लोग बच्चा पैदा करने के नाम से ही डरेंगे। और हंसते हंसते मालती वहां से उड़ जाती है। ये सब सुनकर अंगुना के होश उड़ जाते हैं। अंगुना जोर जोर से चिल्लाने लगी, कटीली, कटीली। कटीली उड़ते हुए वहां पहुंची। अंगुना को इस तरह गुस्से में देखकर पूछा, क्या हुआ अंगुना, इतने गुस्से में क्यों हो? अंगुना ने चिंतित होकर कहा, रोकना पड़ेगा इसे। कटीली को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछा, किसे रोकना पड़ेगा?
अंगुना ने जवाब देते हुए कहा, इसी मालती को ये बहुत कुछ जान चुकी है काली शक्तियों के बारे में। कटीली अभी भी नहीं समझ पाई और उसने फिर पूछा, क्या जान चुकी है? क्यों रोकना है? साफ साफ बताओ अंगुना। अंगुना ने कटीली को साफ साफ बताते हुए कहा, साफ साफ यही कि मालती मायापुर की गर्भवती महिलाओं को मारना चाहती थी। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब ये उन गर्भ के अंदर के बच्चों का खून भी पीना चाहती है। कटीली ने फिर पूछा, तो? अंगुना ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ये मालती 8 गर्भ के अंदर के बच्चों का खून पी गई तो ये मुझसे भी खतरनाक हो जाएगी और ये मैं होने नहीं दूंगी। कटीली भी ये सुनकर डर गई। और इसके लिए तुम करोगी क्या? क्या एक काला साया ही दूसरे काले साये को खत्म करेगा अब? अंगुना की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और उसने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। कटीली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम पागल हो गई हो अंगुना? एक काले साये को खत्म करने का मतलब समझती हो? अपनी सारी शक्तियां गवा देना। तुम अपनी सारी शक्तियां गवा दोगी अंगुना। लेकिन शायद अंगुना ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है और उसने कहा, खोई हुई शक्तियां वापस पाई जा सकती हैं कटीली, पर एक बार पत चला जाए तो वो वापस कभी नहीं मिलता कटीली। अभी कुछ दिन तो शांत बैठूंगी, अगर फिर भी नहीं मानी तो फिर। कहते कहते अंगुना रुक गई। क्या सच में अंगुना खुद ही मालती को खत्म कर देगी? क्या गांव के लोग सच में चंद्रकला से नफरत करने लगेंगे? और आखिर क्या खेल खेलेगी यामिनी पत्थरभुज बाबा से शक्तियां प्राप्त करने के लिए?